So, hello students, good morning once again. आज हमारा ये केमिकल काइनेटिक्स का 6th पीरियड है ना? So, lecture 6 on (24th April 2020). लास्ट क्लास में, प्रीवियस क्लास में एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इन रेडियो एक्टिविटी हम कर रहे थे और उसमें लास्ट पॉइंट जो मैंने आपको बताया था वो था कार्बन 14 डेटिंग, हाउ वी यूजेस कार्बन 14 डेटिंग इन डिटरमाइनिंग द एज ऑफ ए फॉसिल। तो एक दो और बातें उसमें छोटी मोटी कर लेते हैं और उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। सपोज करो दिया गया है इफ half-life of C14 is 5700 years, then we have 4 sample. Age of 4 different samples are given below. Age of which sample the most appropriately determined using carbon 14 dating. एजेस क्या है? 50 इयर्स है एक सैंपल का एज, एक का है 500 इयर्स, एक का है 5000 इयर्स और एक का है 10 का पावर 10 इयर्स। यानी कि 4 डिफरेंट सैंपल्स हैं, उनके एज दिए हुए हैं। हम वेरीफाई करना चाहते हैं यूजिंग कार्बन 14 डेटिंग। तो कौन सा एज मोस्ट अप्रोप्रिएटली डिटरमिन किया जा सकता है यूजिंग कार्बन 14 डेटिंग, ये है क्वेश्चन। कार्बन 14 डेटिंग के थ्रू हम करते क्या हैं? हम सैंपल फोसिल के 1 ग्राम ऑफ कार्बन में से मालूम करते हैं कि एट प्रेजेंट कितना C14 प्रेजेंट है। नंबर ऑफ C14 प्रेजेंट इन 1 ग्राम ऑफ कार्बन ऑफ द फोसिल मालूम करते हैं और एक फ्रेशली कट सैंपल ऑफ ट्री ले आते हैं जिससे कि हम 1 ग्राम सैंपल में नंबर ऑफ C14 मालूम करते हैं और फिर हम फॉर्मूला लगा देते हैं लैम्डा टी इज इक्वल टू ln ऑफ n0 अपॉन n, जहां पे n0 क्या होता है? नंबर ऑफ C14 प्रेजेंट इन 1 ग्राम कार्बन इन ए फ्रेशली कट सैंपल ऑफ ट्री और n क्या है? इट इज नंबर ऑफ C14 in 1 ग्राम
कार्बन ऑफ फॉसिल। ये नंबर ऑफ C14 हम मालूम कैसे करते हैं? एटम को हम इंडिविजुअली तो काउंट कर नहीं सकते हैं, तो उसकी एक्टिविटी से कि पर ग्राम ऑफ कार्बन से कितना डिके हो रहा है, डिके रेट क्या है, कितने बीटा पार्टिकल निकल रहे हैं। C14 बीटा पार्टिकल रेट करता है, हमने देखा था। और बीटा पार्टिकल को काउंट करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट यूज होता है जिसको हम काउंटर बोलते हैं, गाइगर मूलर काउंटर। गाइगर मूलर काउंटर ये इंस्ट्रूमेंट है used to count number of radioactive particles from a source in 1 second। हर इंस्ट्रूमेंट की एक लिमिटेशन होती है, एक एफिशिएंसी होती है। तो अगर सैंपल से नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल्स निकलना काफी कम हो जाए तो फिर वो इंस्ट्रूमेंट काउंटर इनएफिशिएंट हो जाएगा इन मेजरिंग द एक्टिविटी ऑफ दैट सैंपल। अब जरा हम देखें ये टाइम क्या क्या है जिसे हम मेजर करना चाह रहे हैं। 50 ईयर इस हाफ लाइफ के सामने ये वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी है। तो हम कह सकते हैं कि 50 ईयर में काफी नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ C14 डिके हुआ होगा, यानी कि N0 इनिशियल नंबर ऑफ C14 एंड N नंबर ऑफ C14 रिमेनिंग अनडिकेड में डिफरेंस जो है वो नेग्लिजिबली स्मॉल होगा और उसको स्टडी करना बड़ा डिफिकल्ट होगा। 500 भी ऑलमोस्ट वही है, यानी कि 50 साल 500 साल में नंबर ऑफ C14 में जो डिक्रीज आएगा वो इतना कम आएगा कि N0 और N में कोई डिफरेंस ही नहीं रह जाएगा। और इसलिए इन सब एज को मेजर करना संभव नहीं होगा इससे। अब 10 का पावर 10 ये हाफ लाइफ के कंपैरिजन में इतना ज्यादा टाइम है कि इस टाइम के बाद C14 बचा ही नहीं होगा फॉसिल में। ऑलमोस्ट 99.9% डिके हो गया होगा। तो अब जो C14 बचा होगा वो इतना कम होगा कि उससे निकलने वाले बीटा पार्टिकल्स का नंबर इतना कम होगा कि काउंटर फेल कर जाएगा, काउंटर काउंट ही नहीं कर पाएगा, उसको डिटेक्ट ही नहीं कर पाएगा। तो बच गया 5000। ये ऑलमोस्ट हाफ लाइफ के आसपास का टाइम है, यानी कि यहां पे नंबर ऑफ C14 इनिशियल के लगभग आधा होगा और इसलिए नंबर ऑफ C14 रिमेनिंग एंड नंबर ऑफ C14 प्रेजेंट इनिशियली में एक सिग्निफिकेंट और मेजरेबल डिफरेंस है जिसको कि आसानी से रीड किया जा सकता है और इसलिए ये सबसे एक्यूरेटली हम मेजर कर सकते हैं। तो इससे हमें क्या सीख मिला
कि अगर हाफ लाइफ के आसपास का एज है सैंपल का, तो उसके एज को हम मोस्ट एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं। अगर एज वेरी स्मॉल हो या वेरी वेरी लार्ज हो, इन दोनों ही केस में ये टेक्निक एक्यूरेट रिजल्ट नहीं देगा, सुटेबल नहीं होगा फॉर द मेजरमेंट ऑफ एज ऑफ द सैंपल। बात समझ में आई सबको? तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ C14 डेटिंग हम देख रहे हैं थ्रू सम सिचुएशन। एक और सिचुएशन हम लेते हैं। कह रहा है कि न्यूक्लियर explosion has occurred in a region of the world. If has occurred recently, if age of a fossil is determined in that region, how would it compare to the real age of fossil? क्वेश्चन को समझे ठीक से, क्या कह रहा है। सिचुएशन इमेजिन करो कि हम हिरोशिमा में जाके कोई एक एक्सकैवेशन करें और वहां से फोसिल को निकाल के एज मालूम करें अभी हिरोशिमा में। तो जो उस फोसिल का एज आएगा, क्या वो करेक्ट एज होगा? और अगर नहीं तो कम होगा या ज्यादा होगा? न्यूक्लियर एक्सप्लोजन से होगा क्या? हम सबको मालूम है कि न्यूक्लियर एक्सप्लोजन प्रोड्यूसेस ह्यूज इमेंस अमाउंट ऑफ एनर्जी, और वो एनर्जी कंपेरेबल टू कॉस्मिक एनर्जी होते हैं। उससे होगा क्या? एटमॉस्फेयर के कुछ नाइट्रोजन C14 में कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी कि हमारे एटमॉस्फेयर में C14 का कंटेंट बढ़ जाएगा, और इसलिए फोटोसिंथेसिस के थ्रू ट्रीज में भी C14 का कंटेंट इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन फोसिल तो धरती के नीचे था, 1000 फीट नीचे, उस पे एक्सप्लोजन का कोई असर नहीं पड़ा, और इसलिए उसके अंदर जो C14 है वो अपना नॉर्मल डिके कर रहा था। तो क्या हुआ कि न्यूक्लियर एक्सप्लोजन will increase C14 content in trees। तो जब हम फ्रेशली कट सैंपल को एक फ्रेश कटिंग लेके आएंगे किसी ट्री का, और उसमें से हम मालूम करेंगे N0 नंबर ऑफ C14 present in 1 gram of कार्बन। तो ये जो N0 होगा ये नॉर्मल प्लेसेस से ज्यादा होगा। इंडिया में अगर कोई एक फ्रेश
ट्री को कट करके उसमें 1 ग्राम में नंबर ऑफ C14 मालूम करेंगे और हिरोशिमा में तो डिफरेंट आएगा और हिरोशिमा वाले में ज्यादा होगा, यानी कि N0 इंक्रीज हो गया। N नंबर ऑफ C14 remaining undecayed in fossil will not be affected by explosion। तो जरा इसे अब हम इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में रख के देखें। क्या था? लैम्डा टी इज इक्वल टू ln ऑफ n नॉट बाय n। ये वाला क्वांटिटी इंक्रीज हो गया है, ये वाला क्वांटिटी अगर इंक्रीज हो गया तो इसका मतलब ये रेशियो इंक्रीज हो जाएगा। ये रेशियो इंक्रीज होने का मतलब दिस क्वांटिटी विल इंक्रीज एंड देयरफॉर जो टी मेजर करेंगे इससे, क्योंकि लैम्डा तो कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट, डिके कांस्टेंट, तो ln2 by t हाफ है। सो दिस t will be greater than the real age of fossil। यानी कि फोसिल का एज अगर 2000 ईयर होगा तो हम 2500 ईयर मेजर कर लेंगे। समझ में आया कुछ आपको? तो इस तरह से हम कार्बन 14 डेटिंग को अप्लाई करते हैं डिफरेंट तरीके से। आगे बढ़ते हैं। तो ये सब था फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से रिलेटेड बातें। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक काइनेटिक्स में है हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ order of reaction। Determination of order of reaction। It may sound strange in the beginning कि ऑर्डर हम कैसे डिटरमिन करेंगे, क्योंकि सर ने तो कहा था कि ऑर्डर तो एक एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है। Then what we are going to do? Still it is experimental quantity। हम बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि हम किताबी तरीके से ऑर्डर मालूम करने जा रहे हैं। हम क्या करने जा रहे हैं? किसी ने एक्सपेरिमेंट किया होगा और वो अपने एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट को, इंफॉर्मेशन को हमें दे दिया, कहा कि कैलकुलेशन करके दिखा दो। कैलकुलेशन नहीं आता उसे करना। तो हम जो डिटर्मिनेशन करने जा रहे हैं ऑर्डर, बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल इंफॉर्मेशन, कोई एक्सपेरिमेंट करेगा, हमें इंफॉर्मेशन देगा और उससे हम कैलकुलेशन करेंगे कुछ, जिससे कि ऑर्डर निकाल देंगे। तो एक्सपेरिमेंटली ही डिटरमिन हुआ। कई मेथड्स दुनिया में यूज होते हैं फॉर डिटरमिनिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। 3 मेथड्स हमारे कोर्स में है। 3 मेथड हमें देखना है, एक एक करके देखें। बड़ा सिंपल है। सबसे पहले इसमें आता है हाफ लाइफ मेथड। इसमें हम डिफरेंट अमाउंट ऑफ सैंपल्स लेते हैं
इन द डिफरेंट कंटेनर और सभी को आइडेंटिकल कंडीशंस में रिएक्ट करवाते हैं और देखते हैं कि सबको हाफ होने में कितना टाइम लगा। तो हमारे पास दो इंफॉर्मेशन होगा, इनिशियल अमाउंट एंड देयर हाफ लाइफ एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, सेम कैटलिस्ट, सेम सॉल्वेंट, एवरीथिंग सेम एक्सेप्ट अमाउंट्स आर डिफरेंट, initial amounts are different, and then we relate the initial amount with the half life to determine the order of reaction. समझ गए बात को? अब करते कैसे हैं ये जरा देखते हैं। सपोज करो हमारे पास एक रिएक्शन है A2P जिसका ऑर्डर 1 है, सॉरी 1 क्यों, अब तो ऑर्डर n है, अननोन है ना। इसके लिए अगर हम रेट लॉ लिखें तो क्या लिखेंगे, -dA अपॉन dt will now be equal to rate constant into concentration of A raised to the power order n। इसे अगर हम रीअरेंज करके लिखें तो लिखेंगे kdt will be equal to minus of dA upon concentration of A की पावर n। अब इसे इंटीग्रेट करेंगे बिटवीन टाइम लिमिट 0 to t एंड कंसंट्रेशन A0 to A। लेफ्ट साइड का इंटीग्रेशन तो dt का t हो जाएगा, लिमिट लगाएंगे तो t - 0 t ही रह जाएगा, तो लेफ्ट साइड में तो kt ही हो जाएगा। राइट साइड में इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं इंटीग्रेशन के लिए, -a का पावर -n dA का इंटीग्रल A0 to A। और जब इसे इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा -a का पावर -n+1 डिवाइडेड बाय 1 - n लिमिट A0 to A। यहां से हम 1 - n को बाहर निकाल लेते हैं तो इस माइनस के साथ मिलके n-1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/n-1 इंटू 1/a का पावर 1 - n लिमिट डिनोमिनेटर में आएगा तो हो जाएगा n-1 ना, गलत लिख दे, साइन चेंज हो जाएगा ना, n का साइन प्लस हो जाएगा, 1 का माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा n-1 लिमिट A0 to A। और जब लिमिट रखेंगे तो ये आ जाएगा 1/n-1 इंटू 1/a का पावर n-1 माइनस 1/a0 का पावर n-1। ये आ गया kT का
रिलेशन। तो ये आ गया एक हमारे पास इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर जनरल nth ऑर्डर रिएक्शन। इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर जनरल nth ऑर्डर रिएक्शन। लेकिन इसकी लिमिटेशन क्या है? इसकी लिमिटेशन है कि above relation is not applicable to first order reaction, that is n is equal to 1। The reason being, जैसे ही n का वैल्यू 1 होगा, जैसे ही n का वैल्यू 1 होगा, तो ये इंटीग्रेशन इस तरह से नहीं हो पाएगा। तब डी अपॉन ए हो जाएगा, जिसका इंटीग्रेशन लॉग नेचुरल ए होता है, हमने पीछे फर्स्ट ऑर्डर में किया है। तो ये हर जगह लगेगा एक्सेप्ट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा। तो जरा अब इससे हम क्या क्या बता सकते हैं, एक बार जरा उसको नीट एंड क्लीन वे में फिर से हम लिख लेते हैं। तो हमने डिराइव किया है के टी इज इक्वल टू 1 अपॉन n माइनस 1 अपॉन a माइनस 1 अपॉन a नॉट, दोनों का पावर n माइनस 1। इससे हम किसी भी रिएक्शन ऑर्डर के लिए कंसंट्रेशन टाइम रिलेशन लिख सकते हैं। जरा एक दो एग्जांपल में से लगा के देख लेते हैं। सपोज करो लेट n इज इक्वल टू 0, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, तो क्या हो जाएगा? के टी इज इक्वल टू n 0 हो गया तो ये बाहर माइनस हो जाएगा, माइनस, और डिनोमिनेटर में है n इज इक्वल टू 0 तो पावर -1, नीचे में पावर -1 तो ये ऊपर आके +1 हो जाएगा, a माइनस a नॉट हो जाएगा। और माइनस को जब अंदर लेके आओगे तो ये a नॉट माइनस a हो जाएगा। अगर आप रिकॉल करो तो हमने यही डेरिवेशन लाया था जीरो ऑर्डर के लिए। मान लो ये सेकंड ऑर्डर के लिए अप्लाई करना है। लेट n इज इक्वल टू 2। जब n इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो ये n माइनस 1 1 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? के टी इज इक्वल टू, बाहर तो 1 हो गया और अंदर हो जाएगा 1 अपॉन a की पावर 1, n इज 2 सो 2 माइनस 1 इज 1, 1 अपॉन a माइनस 1 अपॉन a नॉट। क्या रिलेशन यहां से है? टाइम और कंसंट्रेशन में इनवर्स का रिलेशन है। यानी कि अगर कहीं पे आता है कि कंसंट्रेशन का रेसिप्रोकल वर्सेस टाइम का के बीच में स्ट्रेट लाइन है विथ पॉजिटिव स्लोप एंड पॉजिटिव इंटरसेप्ट, देन डेफिनेटली ये n इज इक्वल टू 2 सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन को इंडिकेट कर रहा है। तो हम इस इंटीग्रेटेड रेट लॉ को यूज कर सकते हैं फॉर क्वालिटेटिव रिलेशन बिटवीन कंसंट्रेशन एंड टाइम फॉर एनी nth ऑर्डर रिएक्शन। समझ गए? अब आगे इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? ऑर्डर डिटर्मिनेशन बाय हाफ लाइफ मेथड। तो अगर हम हाफ लाइफ पे सॉल्व करें उस जनरल इक्वेशन को, कौन सी इक्वेशन को? इस इक्वेशन को। तो ये बताओ कि एट t इज इक्वल टू t हाफ what will happen? A is equal to A naught by 2. By definition, half-life is time in which 50% of reactant is reacted, then 50% is left unreacted. ठीक है ना? अब इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं उस मास्टर इक्वेशन में। क्या होगा? के टी हाफ
will be equal to 1 upon n minus 1 ब्रैकेट के अंदर a के लिए हमें लिखना है यहां पे a नॉट बाई 2, तो a नॉट बाई 2 का पावर n माइनस 1, तो ऊपर आ जाएगा 2 का पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई a नॉट का पावर n माइनस 1 माइनस 1 अपॉन a नॉट का पावर n माइनस 1, डिनोमिनेटर कॉमन है, ये आ जाएगा 1 अपॉन n माइनस 1 2 का पावर n माइनस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय a नॉट का पावर n माइनस 1। तो यहां से हम हाफ लाइफ के लिए अगर इक्वेशन लिखें तो क्या इक्वेशन बना हाफ लाइफ का, p हाफ इज इक्वल टू 1 अपॉन k इंटू n माइनस 1 2 का पावर n माइनस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय a नॉट का पावर n माइनस 1। ये एक जनरल एक्सप्रेशन आ गया हमारे पास, एक जनरल एक्सप्रेशन आ गया है हमारे पास फॉर हाफ लाइफ ऑफ एनी nth ऑर्डर रिएक्शन। अब जरा देखें इस एक्सप्रेशन को, क्या इस इक्वेशन में दिख रहा है, फॉर ए गिवन रिएक्शन n इज कांस्टेंट, एक रिएक्शन के लिए तो n कांस्टेंट है, at constant temperature and catalyst K constant, तो अगर कैटलिस्ट का कंडीशन सब में सेम रखें, टेम्परेचर सबका सेम रखें तो K कांस्टेंट, यानी कि इसमें इस इक्वेशन में K कांस्टेंट n माइनस 1 कांस्टेंट, ये वाली क्वांटिटी कांस्टेंट, तो वेरिएबल क्या बचा, केवल वेरिएबल बच गया हमारे पास हाफ लाइफ एंड दिस इनिशियल कंसंट्रेशन। तो क्या रिलेशन आया, हाफ लाइफ, इसे अब मैं कैपिटल T से डिनोट कर रहा हूं, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू a नॉट टू पावर n माइनस 1। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। बट not applicable to फर्स्ट ऑर्डर, क्योंकि पीछे का सारा इंटीग्रेशन ही रॉन्ग हो जाएगा फर्स्ट ऑर्डर के लिए। ये नॉन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए केवल एप्लीकेबल है, समझे इस बात को, नॉन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए केवल ये एप्लीकेबल है। अब इसे हम कैसे यूज करते हैं ऑर्डर डिटरमिन करने के लिए, तो हम क्या करेंगे, दो पैरेलल एक्सपेरिमेंट रन करेंगे फॉर द सेम रिएक्टेंट अंडर सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, कैटलिस्ट, केवल इनिशियल अमाउंट दोनों में डिफरेंट रखेंगे। और इनिशियल अमाउंट अगर हम डिफरेंट लेंगे तो क्या क्या चेंज होगा इनिशियल कंसंट्रेशन के साथ, हाफ लाइफ। तो अगर हम इसे दो अलग अलग हाफ लाइफ, दो अलग अलग इनिशियल कंसंट्रेशन को लेकर लिखें तो हाफ लाइफ 1
will be proportional to 1 upon initial concentration 1. Initial concentration 1 की power n minus 1, and half-life 2 will be proportional to 1 upon initial concentration 2 की power n minus 1. और इसलिए अगर हम यहाँ हाफ लाइफ को डिवाइड कर दें T1 बाई T2 तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा इनिशियल कंसंट्रेशन 2 इनवर्स में है का पावर n माइनस 1 अपॉन इनिशियल कंसंट्रेशन 1, and this whole power n minus 1. So this is the important relation we have derived, और इसे यूज करके हम ऑर्डर मालूम कर सकते हैं. कैलकुलेशन इसके बाद बहुत आसान होता है, एक दो करके देखते हैं. एक सिचुएशन देखो, कह रहा है कि हाफ लाइफ measured for two different initial concentrations are two different initial concentrations. concentration की हम वैल्यू ले सकते हैं. concentrations 4 into 10 का पावर minus 3 मोलर and 10 का पावर minus 3 मोलर are 2 hours and 8 hours respectively. Determine order and half-life when the initial concentration is, क्या ले लें, 4 into 10 का पावर minus 4 मोलर. क्या क्या दिया है? दो इनिशियल कंसंट्रेशन और उसका करस्पॉन्डिंग दो हाफ लाइफ. इनिशियल कंसंट्रेशन 1, इनिशियल कंसंट्रेशन 2. इनिशियल कंसंट्रेशन 1 का वैल्यू है 4 इंटू 10 का पावर माइनस 3, यही है ना. और सेकेंड वाले का है सिंपली 10 का पावर माइनस 3. और इनका करस्पॉन्डिंग हाफ लाइफ है 2 hours and 8 hours. क्या पढ़ा था अभी हमने? ऑर्डर अभी अननोन है n. क्या लिखेंगे हम? T half 1 upon T half 2 will be A naught 2 upon A naught 1. आप देख सकते हैं हाफ लाइफ का करस्पॉन्डिंग कंसंट्रेशन उसके क्रॉस में जाता है, नीचे जाता है, क्योंकि इनवर्स का रिलेशन था. 4 पावर n माइनस 1. T1 है 2 आवर, T1 is 2 hour and T2 is 8 hour. Is equal to A02 is 10 raised power minus 3, A01 is 4 into 10 का power minus 3, this whole power n minus 1. So 2 by 8 is 1 by 4 is equal to, on the right side is also 1 by 4 raised to the power n minus 1, and therefore
यहाँ पे 1/4 का पावर 1, यहाँ पे 1/4 का पावर n-1, पावर को इक्वेट कर देंगे. So 1 is equal to n-1 implies n is equal to 2. It is second order reaction. तो रिएक्शन का ऑर्डर आ गया हाफ लाइफ से. अब पूछा है हाफ लाइफ क्या होगा अगर इनिशियल कंसेंट्रेशन 4 इंटू 10 का पावर -4 ले लें. तो हम ऐसा करते हैं, इस फर्स्ट कंसेंट्रेशन और इस लास्ट कंसेंट्रेशन को कंपेयर करते हैं. मान लो इसे अब कहें हाफ लाइफ 3, तो क्या लिखेंगे हम लिखेंगे T1/T3 is equal to initial concentration in third case upon initial concentration in first case raised to the power n-1, जहां पे n अब नोन है सेकेंड ऑर्डर, ये हो जाएगा A0 3/A0 1 का पावर 2 - 1 is 1. T12 नोन है, T12 2 hour, T12 is 2 hour, so it is 2 hour upon T3 which is unknown will be equal to T3 is 4 into 10 का पावर -4, A1 is 4 into 10 का पावर -3. 4 into 10 का पावर -3 and 4 into 10 का पावर -4. So 4 will cancel out, 10 का पावर -4, 10 का पावर -3, so it is 0.1. On the right side it is 0.1. So T3 will be 2/0.1, so 20 hours. समझ गए ना? ये है हाफ लाइफ मेथड. एक और सिमिलर सिचुएशन कर लेते हैं. कह रहा है डिक्रीजिंग initial concentration from 3 into 10 का पावर -3 मोलर to 1.5 into 10 का पावर -3 मोलर increases half life from 2 to 8 hours. 2 to 8 hours. Keeping all other conditions similar. Derive rate law and determine rate of reaction when the initial concentration is 10 raised to the power -4 मोलर. दो सिचुएशन है. सबसे पहले तो हमें रेट लॉ के लिए ऑर्डर चाहिए, तो कोई एक
जनरल रिएक्शन ले लो, ए गोइंग टू पी। दो अलग अलग इनिशियल कंसंट्रेशन और उसके करस्पॉन्डिंग हाफ लाइफ लिस्ट कर लेते हैं। इनिशियल कंसंट्रेशन 3 इंटू 10 का पावर -3, 1.5 इंटू 10 का पावर -3 मोलर। करस्पॉन्डिंग हाफ लाइफ आर 2 hours, 8 hours। क्या हमने सीखा अभी तक? T1 upon T2 is equal to A0 2 upon A0 1 raised to the power n minus 1. So T1 2 upon T2 8 will be A0 2, T2 का कंसंट्रेशन ऊपर आएगा 1.5 इंटू 10 का पावर -3 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 10 का पावर -3 होल पावर n minus 1, है ना? So if we solve it, 1/4 on the left side, on the right side it is 1 upon 2 raised to the power n minus 1. 1/4 can be written as 1 upon 2 raised to the power 2. So now the base are same, so we can equate the power. So n minus 1 is 2 implies n is 3, so it is third order reaction. Now order is known. So rate constant can be known. What we have? Kt half is equal to 1 upon n minus 1 2 raised to the power n minus 1 minus 1 upon a naught power n minus 1. We know the initial concentration and half-life. So if we put the first half-life and corresponding initial concentration, n is known, third order, पहले n को ही सब्स्टिट्यूट अगर कर दें हम तो यहाँ 3 minus 1 हो जाएगा 2, so 1/2 न्यूमरेटर में आ जाएगा 3 minus 1 2, 2 का पावर 2 4 minus 1 3 divided by a naught raised to the power 2. वैल्यू ठीक रखा ना? n is 3, so 3 minus 1 is 2. 2 raised to the power 2 is 4. Perfectly fine. So if we now substitute the value of half-life, the first half-life and first initial concentration, here we have initial concentration, this half-life 2 hour, 3 into 10 to the power minus 3 molar. So K into 2 is equal to 3/2 1 upon a naught 3 into 10 का पावर minus 3, यही है ना? 3 into 10 का पावर minus 3 whole power 2. So it will be 3/2 into 1/9 for this 3 square into 10 to the power plus 6. डिनोमिनेटर में -3 पावर जाएगा 2 तो -6 हो जाएगा डिनोमिनेटर, ऊपर जाकर +6 हो जाएगा. 3 3 जा 9, so 1/6, so it is
It is K is what? इस 2 को डिनोमिनेटर में ले जाओ, 10⁶ upon 3 into 2, 6 into 2, 12, and that will be hour inverse, क्योंकि हाफ लाइफ आवर्स में है। K अब नोन है, K नोन है, ऑर्डर नोन है, और इनिशियल कंसंट्रेशन T3 पे नोन है, और वहां से हम रेट लिख सकते हैं rate when initial concentration is what? 10⁻⁻⁴ मोलर। यहां पे दिख रहा है? So 10⁻⁻⁴ molar. So what we write? Rate is equal to rate constant into concentration raised to the power order, and order is what? 3. So it will be rate constant 10⁶ upon 12 into concentration raised to the power 3, 10⁻⁻⁴ power 3. 10⁻⁴ 312, so it is 10⁻⁻⁶ divided by 12 mole per liter per hour. ये है हाफ लाइफ मेथड फॉर डिटरमिनिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। एक 1 मिनट का कोरोना ब्रेक, पानी पीते हैं। तो अब आ जाओ नेक्स्ट दूसरे मेथड पे। दूसरा मेथड का नाम है इनिशियल रेट मेथड। ये बहुत ही सिंपल मेथड है, देखने में थोड़ा सा डेंजरस लगता है, ढेर सारे डेटा दिए जाते हैं, टेबल दिया जाता है, बट इट इज द सिंपलेस्ट पार्ट ऑफ काइनेटिक्स। इसमें आपको एक टेबल ऑफ एक्सपेरिमेंटल इंफॉर्मेशन दिया जाता है जिसमें सभी रिएक्टेंट का इनिशियल कंसेंट्रेशंस इन ए पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट और उसका करस्पॉन्डिंग इनिशियल रेट दिया जाता है। सपोज करो हमारे पास एक रिएक्शन है A2B गिविंग P, तो हम यहां पे लिखेंगे एक्सपेरिमेंट initial concentration of A, initial concentration of B and
इनिशियल रेट इन मोल पर लीटर से पर मिनट। यानी कि आपको कई एक्सपेरिमेंट रन करने पड़ेंगे। मान लो एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में हमने ए का इनिशियल कंसंट्रेशन 0.1 लिया और बी का भी 0.1 लिया, लेकिन दूसरे एक्सपेरिमेंट में और रेट का वैल्यू मान लो यहां पे 2 × 10⁻³ आ रहा है। दूसरे एक्सपेरिमेंट में हमने ए का कंसंट्रेशन कर दिया 4 टाइम्स, लेकिन बी का कंसंट्रेशन चेंज नहीं किए और रेट हो गया 8 × 10⁻³ एक और एक्सपेरिमेंट करेंगे। इस बार ए का कंसंट्रेशन हमने 0.1 लिया और बी का कंसंट्रेशन 0.3 कर दिया और रेट हो गया 1.8 × 10⁻²। इस इंफॉर्मेशन से हमें रेट लॉ डिराइव करना है, तो हम लिखेंगे रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज टू द पावर ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ए, कंसंट्रेशन ऑफ बी रेज टू द पावर ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू बी, जहां पे m एंड n आर ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू a एंड b respectively। अब अगर हम इसमें से कोई 2 एक्सपेरिमेंट, सपोज करो हमने फर्स्ट और सेकंड एक्सपेरिमेंट लिया और उसमें ये इक्वेशन अप्लाई किया, तो हमें मिलेगा R1 R2 लेफ्ट साइड में, राइट साइड में K into concentration of A 0.1, concentration of B 0.1 raised to the power m n। अगर हम 2 रेट को डिवाइड करेंगे तो K कैंसिल हो जाएगा और वो टर्म, वो कंसंट्रेशन टर्म भी जो आइडेंटिकल है वो कैंसिल हो जाएगा डिवीजन में, क्योंकि सेम वैल्यू डिवाइड होकर 1 आ जाएगा। 1 का पावर एनीथिंग इज 1। करके देखते हैं। सपोज करो हम लिखते हैं R1/R2, तो R1/R2 क्या होगा? R1/R2 is 2 × 10⁻³ divided by 8 × 10⁻³ and that will be equal to what? That will be equal to, रेशियो में रेट कांस्टेंट कैंसिल हो जाएगा, so that will be equal to concentration of A in first experiment, which is 0.1 upon concentration of A in second experiment, रेशियो ले रहे हैं 0.4 raised to the power m, concentration of B in first experiment upon concentration of B in second experiment raised to the power n। ये टर्म तो 1 हो गया, ये रह गया 1/4, इधर भी 1/4, so 1/4 is equal to 1/4 का पावर m, so m is equal to 1 order with respect to t। अब जो ऐसा एक्सपेरिमेंट हम लें जिसमें कि A कांस्टेंट हो और B चेंज हो रहा हो, फर्स्ट और थर्ड लेते हैं, हम लिखते हैं R1/R3 का वैल्यू क्या होगा? R1/R3 2 × 10⁻³ 1.8 × 10⁻², 2 × 10⁻³
1.8 इंटू 10 का पावर माइनस 2 को मैं लिख रहा हूं 18 इंटू 10 का पावर माइनस 3। ये हो गया आर इनिशियल रेट फर्स्ट, इनिशियल रेट थर्ड। दैट विल बी इक्वल टू कंसंट्रेशन टर्म इस बार फर्स्ट और थर्ड में ए का कांस्टेंट है, तो अब हम ए को ड्रॉप कर सकते हैं डिवीजन में, क्योंकि वो 1 आ जाएगा, 1 का पावर m 1 आ जाएगा। b 0.1 और 0.3 है, b 0.1 अपॉन 0.3 है, जिसका पावर जाएगा n ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू b। यहां पे 1/9 आ रहा है, इसको क्या लिख सकते हैं 1/3 का पावर 2, और यहां अंदर से डेसिमल कैंसिल होके 1/3 रह जाएगा। So what? n is equal to 2, यानी कि ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू a is 1, ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू b is 2. So what is rate law? Rate law will be some constant into concentration of a into concentration of b का पावर 2। इस तरह से हम इनिशियल रेट्स और इनिशियल कंसंट्रेशन को कोरिलेट करते हैं, जिसे हम कहते हैं इनिशियल रेट मेथड। दिस इज द बेस्ट एक्सपेरिमेंटल मेथड for determining order of reaction. Question is why it is best? कोई एक रिएक्शन है A to P, तो हम लिख देते हैं माइनस DA अपॉन DT इज इक्वल टू K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A रेज टू द पावर इट्स ऑर्डर। ऐसा लिखते समय एक हिडन एजम्पशन होता है कि हम प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनने को इग्नोर कर रहे हैं, जबकि थ्योरेटिकली दुनिया के सभी रिएक्शन रिवर्सिबल होते हैं। लेकिन अगर हम इनिशियल रेट मेजर करते हैं, then even if the reaction is significantly reversible, the reverse rate will not interfere, क्योंकि t is equal to 0 पे p है ही नहीं, प्रोडक्ट है ही नहीं, तो t is equal to 0 पे केवल फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही रिएक्शन होगा। तो इस मेथड में रिवर्स रिएक्शन इंटरफेयर नहीं करता है। In this method the reverse direction of rate does not interfere, because at t is equal to 0 there is no product. लेकिन इतने पापड़ बेलने की जरूरत नहीं है, ये जैसा मैंने कहा था बड़ा सिंपल है, इसको आप सिंपल विजुअलाइजेशन से भी देख सकते हो। यहां पे देखो, जब B का कंसंट्रेशन को कांस्टेंट रख के A का कंसंट्रेशन को हमने 4 टाइम्स किया, तो रेट भी 4 टाइम्स हो रहा है। ये इंडिकेट कर रहा है कि रेट इज लीनियरली रिलेटेड टू कंसंट्रेशन ऑफ A and therefore order with respect to A is 1। और जब हमने A को कांस्टेंट रख के B के कंसंट्रेशन को 3 गुना किया, तो रेट 9 टाइम्स इंक्रीज हुआ, 3 के स्क्वायर टाइम्स इंक्रीज हुआ, यानी कि रेट इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ B। तो टेबल देख के ही आइडिया लग जाता है।
एंड वी ऑल हैव मैथमेटिकल बेंड ऑफ माइंड, तो हम डायरेक्ट यहां से वर्कआउट कर सकते हैं। कुछ और प्रैक्टिस इसमें हम कर लेते हैं। सपोज करो एक क्वेश्चन दिया गया रेट मेजरमेंट का, जिसमें कहा जा रहा है फॉर द रिएक्शन A plus B given P, experiment, initial concentration of A, initial concentration of B and initial rate in मोल पर लीटर पर मिनट दिया जा रहा है। ए का इनिशियल कंसंट्रेशन इन एक्सपेरिमेंट में 0.01, 0.02 एंड 0.04 ले लिया। बी का इनिशियल कंसंट्रेशन 0.02, 0.02, 0.04 ले लिया। रेट आ रहा है 5 इंटू 10 का पावर -5, 10 का पावर -4 एंड 8 इंटू 10 का पावर -4। अब हमें रेट लॉ डिराइव करना है इससे। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, ए का कंसंट्रेशन कांस्टेंट हुआ ही नहीं किसी दो में, तीनों में डिफरेंट है। चलो कोई बात नहीं, बी का कंसंट्रेशन तो यहां पे कांस्टेंट रहा। तो अगर हम R1 अपॉन R2 लिखें, इसके लिए जनरलाइज रेट लॉ हम क्या लिखेंगे, रेट इज इक्वल टू K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A का पावर M कंसंट्रेशन ऑफ B का पावर M। तो अगर हम R1 बाय R2 लिखें तो ये होगा 5 इंटू 10 का पावर -5 डिवाइडेड बाय नीचे 10 इंटू 10 का पावर -5 लिख लो, ये दोनों वैल्यू लिखा है मैंने, इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ A 0.01 अपॉन 0.02 का पावर M इंटू 0.02 अपॉन 0.02 का पावर N। ये टर्म 1 है, ये 1/2 है, इधर भी 1/2 है। सो 1/2 इज 1/2 पावर M, सो M इज इक्वल टू 1। ये वैसे भी दिख रहा है कि A को डबल किया तो रेट डबल हो गया, यानी कि रेट और A में लीनियर रिलेशन है। अब A के रिस्पेक्ट में ऑर्डर मालूम हो गया, तो हम सेकेंड और थर्ड को रिलेट कर देते हैं। लिखते हैं R2 बाय R3। R2 बाय R3 क्या आ जाएगा, 10 to the power -4 upon 8 into 10 to the power -4 will be equal to concentration of A 0.02 upon 0.04 का power M, which is now known, into concentration of B 0.02 upon 0.04 का power N, जो कि unknown है। लेफ्ट साइड में ये पावर कैंसिल हो जाएगा, तो रह जाएगा क्या, 1/8 राइट साइड में होगा, 1/2 2/4 1/2 इंटू 1/2 का पावर n, 2 4 8, सो 1/2 का पावर 2 1/4 के लिए इज इक्वल टू 1/2 का पावर n, सो n इज इक्वल टू 2। सो रेट लॉ इज सम कांस्टेंट इंटू A इंटू B स्क्वायर। इसको हम क्वालिटेटिवली यहां टेबल से ही डायरेक्टली देख सकते थे। अगर हमने
बी के कंसंट्रेशन को कांस्टेंट रखते हुए ए के कंसंट्रेशन को डबल किया तो रेट भी डबल हो गया, यानी कि रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए है। अब जब हमने ए के कंसंट्रेशन को डबल किया तो अभी अभी हमने मालूम कर लिया है कि ए के रिस्पेक्ट में लीनियर है रेट। तो अगर हमने ए का कंसंट्रेशन डबल किया तो रेट डबल हो जाएगा ए के वजह से, और यहां पे एक्चुअली 8 टाइम्स रेट हो रहा है। तो 8 के फैक्टर में 2 का फैक्टर 8 से आ रहा है, यानी कि 4 का फैक्टर b से आ रहा है। यानी हम कह सकते हैं कि b का कंसंट्रेशन डबल करने से रेट जो है वो 4 गुना हो जा रहा है, 2 का पावर 2, तो ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू b 2 होगा। समझ गया? तो इस तरह से इनिशियल रेट मेथड वर्क करता है। एक और एग्जांपल इसमें ले सकते हैं। दिया जा रहा है इनिशियल कंसंट्रेशन, एक रिएक्शन पहले तो दिया गया a प्लस बी गिविंग p। इसमें फिर से एक्सपेरिमेंट, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ A, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ B एंड इनिशियल रेट इन मोल पर लीटर पर मिनट दिया गया। अब कुछ एक्सपेरिमेंट इसमें, इस बार ज्यादा एक्सपेरिमेंट लेते हैं। 1 2 3 4 5। इनिशियल कंसंट्रेशन यहां पे मान लो 0.2 है, इधर 0.05 है, करस्पॉन्डिंग रेट ले लेते हैं 0.1। यहां x है, यहां 0.05 है, ये रेट 0.4 हो गया। यहां 0.4 है, यहां y है, रेट 0.8 हो गया। यहां पे 0.3 है, यहां 0.04 है, रेट 0.12 हो गया। यहां पे 0.2 है, यहां पे 0.06 है, रेट वही 0.12 रहा। क्या करना है? डिराइव रेट लॉ, derive rate law and find x and y। सबसे पहले रेट लॉ डिराइव करने के लिए हमें ऑर्डर मालूम करना होगा। अगर हम क्वालिटेटिवली देखें, ए का कंसंट्रेशन कांस्टेंट रखते हुए बी का कंसंट्रेशन 0.05 से 0.06 किया तो रेट में ये वेरिएशन आ गया। जनरलाइज रेट लॉ इसका क्या होगा? R इज इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए पावर m कंसंट्रेशन ऑफ बी का पावर n। तो हम क्या लिखेंगे? R1 अपॉन R5, वैल्यू रखो 0.1 से 0.12, 0.1 से 0.12 है, इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए, फर्स्ट और फिफ्थ में सेम है 0.2, तो लिखने की जरूरत नहीं है, केवल सेकंड वाला ले लेते हैं 0.05 0.06, 0.05 अपॉन 0.06 का पावर n, ये b के लिए है। इधर लेफ्ट साइड में 10/12 है, लेफ्ट साइड में 10/12 है, जो इनफैक्ट 5/6 है। राइट साइड में 5/6 का पावर n है। इससे क्या पता चला? n इज 1। अब
दो ऐसा एक्सपेरिमेंट ले लेते हैं जिसमें कि बी सेम रहा हो, बी सेम नहीं है। चलो थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड फोर्थ ले लो, फर्स्ट एंड फोर्थ ले लेते हैं। फर्स्ट एंड फोर्थ 0.1 से 0.12 वाला, अगर हम R1 अपॉन R4 लिखें, फर्स्ट और फोर्थ, ये 0.1 अपॉन 0.12 ही है, फोर्थ भी रेट 0.12 ही है, इज इक्वल टू व्हाट? Concentration of A in first experiment, concentration of A in first experiment and fourth experiment, 0.2 and 0.3. So it is going to be 0.1 upon 0.3 raised to the power m into first and fourth, 0.05 and 0.04. 0.05, 0.04 raised to the power n. N is known, it is 1. So 10 by 12 is again 5 by 6 is equal to, on the right side, 5 by 4 into 1 upon 3 का power m. 5 से 5 कैंसिल हो गया, फर्स्ट और फोर्थ 5 by 4, 2 by 3, it is not 0.1, it is 0.2 by 3. So it is 2 by 3. This is also 2 2 the 4, 2 3 the. So 2 by 3 is 2 by 3 का power m. This implies m is equal to 1. और इस तरह से हमने ऑर्डर सॉल्व कर लिया। अब जब ऑर्डर सॉल्व कर लिया तो हम फर्स्ट और सेकंड एक्सपेरिमेंट को कंपेयर कर दें। अगर हम लिखेंगे R1 by R2, ये 0.10 अपॉन पॉइंट, रेट 2 क्या है? रेट 2 है 0.4, बी सेम है, A 0.2 और 0.x है। 0.1 upon 0.4 and that will be equal to concentration of A 0.1 upon concentration of A in second experiment x raised to the power 1. Order is 1 with respect to A and B both. So 0.2 upon x, A, 0.2 upon x. So on left side we have 1 by 4. On right side we have 0.2 upon x. So x is what? 0.8 molar. अब हमें y को मालूम करना है, तो क्या करें? फर्स्ट और थर्ड रेट को डिवाइड कर देते हैं, कंपेयर कर देते हैं। 0.2 और 0.4 A, R1 upon R3 is how much? R1 is 0.1, R3 is 0.8. .1 upon 0.8 will be equal to concentration of A 0.2 upon 0.2 upon 0.4, 0.2 upon 0.4 power 1. Concentration of B is 0.05 upon Y
power 1. So we have on left side 1 by 8 is equal to 2 by 4 is 1 by 2 into 0.05 upon y. 2 4 is 8. So y is 4 into 0.05, it is 0.20 molar. तो इस तरह से हम इनिशियल रेट मेथड को यूज करते हैं फॉर डिटरमिनिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो आज आपको दो टेक्निक मैंने बताया। नेक्स्ट क्लास में मैं कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा आपके डीटीपी 2.2 में कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, पहले जरा उसको सॉल्व करेंगे, वो थोड़े चैलेंजिंग क्वेश्चन है। एंड देन हम इसमें थर्ड मेथड में जाएंगे, दैट इज डिटरमिनिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फ्रॉम रिएक्शन मैकेनिज्म। समझ गए बात को? तो आज के लिए इतना, बाकी नेक्स्ट क्लास में